हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वैसे तो इस पूरी पीडीएफ में 500 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 5 पार्ट में इनको हम कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन करके, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो, ताकि देखने में भी बोरिंग ना हो, और थोड़ा थोड़ा करके 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। वैसे कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर करते रहते हैं पॉलिटी से रिलेटेड। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे टॉपिक से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अपने जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हैं या जिन्होंने ये पीडीएफ परचेज नहीं की हुई हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पर हम ये कवर कर लेंगे। तो पहला है कैग के बारे में, कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 148। फिर नेक्स्ट पूछा गया है कैग को अपॉइंट कौन करता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग। कैग के ऑफिस का टेन्योर कितना होता है, ये होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशन इज़ फुल्ली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर है एयर इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर अगला आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किस दिन, 26 जनवरी 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। इफेक्ट में कब आया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया था 26 जनवरी 1950 को। राइट टू प्रॉपर्टी किस तरह का अधिकार है संविधान के अकॉर्डिंग, ये एक लीगल अधिकार है। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से संविधान में संशोधन करके इसे हटा दिया गया और इसे एक सामान्य लीगल अधिकार बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जुडिशरी में देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हायर अथॉरिटी है जुडिशरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। कितने शेड्यूल्स हैं संविधान में, 12 शेड्यूल हैं टोटल। संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम पर 8 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में 4 शेड्यूल और ऐड किए गए, जिसके बाद अभी हम देखते हैं 12 शेड्यूल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द अल्टीमेट पावर लाइज इन हैंड्स ऑफ। संविधान ने अल्टीमेट पावर किसको दी हुई है, लोगों को दी हुई है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल जिसको कहते हैं, प्रियम्बल में पहली लाइन यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब पूरे संविधान की शक्ति किसके हाथ में है, देश के लोगों के पास है। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अमेंडिंग द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ है उसे अमेंड करना है, कुछ चेंज करना है, तो ये पार्लियामेंट के हाथों में ये शक्ति दी गई है। फिर नेक्स्ट है, राज्यसभा कब स्टेब्लिश हुई थी। राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 में स्टेब्लिश हुई थी, डेट के साथ में याद रखिएगा। Which of the following committee recommended the establishment of the पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम को स्टेब्लिश करने के लिए जिस कमेटी का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो है बलवंत राय मेहता समिति। इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी और यही 3 टियर पंचायती राज सिस्टम हमारे यहाँ पर लागू किया गया है। अच्छा, ये समिति बनी कब थी, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया गया था। गठित क्यों किया गया था, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसको देखने के लिए, इसकी जांच करने के लिए ये समिति गठित की गई थी, ये बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इसने अपनी जो भी रिकमेंडेशन दी थी, मूल रूप में ना हम देखते हैं जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसमें इस समिति के बहुत सारे रिकमेंडेशन को ही लागू किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं तो बहुत सारी कमेटीज़ गठित हुई थी सेम चीज़ के लिए, पंचायत के लिए, जैसे अशोक मेहता कमेटी, इसका गठन किया गया था, ये 1977 में बनी थी। इसका एक मेन रिकमेंडेशन था 2 टियर पंचायती सिस्टम का। फिर इसके अलावा हम देखते हैं GV राव कमेटी, ये भी बनाई गई थी, इसे 1985 में इसी साल बनाया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने सबसे पहले ये बोला था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये नहीं कहा था कि संवैधानिक मान्यता मिले पंचायत सिस्टम को, ये सबसे पहले बोला था LM सिंघवी कमेटी ने। ये कमेटी 1986 में बनाई गई थी। फिर उसके बाद गाडगिल कमेटी भी बनी है, थुंगन कमेटी बनी है, वो सब तो है ही। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल से याद है प्राइम मिनिस्टर के, आर्टिकल 74 क्या कहता है,
उसकी लैंग्वेज ये लिखी हुई है कि राष्ट्रपति को सलाह मशवरा करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होंगे प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर कड़ी जोड़ दी गई है आर्टिकल 74 में ही कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों के बीच का कम्युनिकेशन का मीडियम कौन होगा, ये प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजेंट फॉलो पंचायती राज सिस्टम? ये स्टेट है मिज़ोरम, जो कि पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। अब ये देखिए 3 स्टेट हैं जिनके नाम याद रखने आपको यहाँ, और ये स्टेट्स मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 243M में। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये एक तो हो गया मिज़ोरम, फिर इसके अलावा है नागालैंड और मेघालय। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर पंचायत या पंचायती राज इसके प्रोविजंस लागू नहीं होते हैं। Who among the following bodies considered the guardian of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो हम उन्हें लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, और अगर कोई व्याख्या करनी होती है किसी भी संवैधानिक प्रोविजन की या फंडामेंटल राइट की, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो इस तरह हम देखते हैं गार्जियन फंडामेंटल राइट्स का है सुप्रीम कोर्ट। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली कैन ओनली मेक लॉज ऑन पब्लिक लैंड और पुलिस का मैटर जो है ये दिल्ली सरकार के हाथों में नहीं है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स एन ओथ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज साइमल्टेनियसली? मतलब संविधान और कानून दोनों के लिए शपथ कौन लेता है? दोनों को मेंशन करते हुए ये लेते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, जो 3rd शेड्यूल है संविधान का, ये शपथ के बारे में बात करता है। ये तो क्या प्रेसिडेंट की शपथ भी इसी के अंदर आती है या इसके लिए आर्टिकल है कोई संविधान में? तो याद रखिएगा, इसके लिए संविधान में आर्टिकल है। 3rd शेड्यूल में राष्ट्रपति की शपथ मेंशन नहीं की गई है। राष्ट्रपति की शपथ आती है आर्टिकल 60 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया? इलेक्शन सिस्टम का भारत में फीचर कौन सा नहीं है? यह है कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है। जब अंग्रेज़ आए थे उन्होंने ये स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, कुछ टाइम तक ये स्टार्ट किया था, पर हमारे भारत में आज़ादी के बाद इलेक्शन का ये कोई भी इस तरह का ग्राउंड नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर कंडक्टेड बाय? कौन कंडक्ट करता है? तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रोविज़न जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत किया गया था। स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल पंचायत और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट करने का काम करता है। इसके लिए आर्टिकल याद रखिएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन को, आर्टिकल 243K। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। इस आर्टिकल के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये शुरू से ही संवैधानिक बॉडी है और ये लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन 5 चीज़ों के जो इलेक्शंस होते हैं इन्हें कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय? इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। और कितने कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन में? तो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। तो 3 मेंबर्स की बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन। इन सभी को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कार्यकाल कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का? तो 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक ये कार्यकाल होता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को, लेकिन प्रेसिडेंट क्या खुद से करते हैं या कोई रिकमेंड करता है? तो 3 मेंबर्स, एक कमेटी होती है 3 मेंबर्स की जो कि रिकमेंड करती है कि किसको अपॉइंट करना है। इस 3 मेंबर्स कमेटी में एक तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे, दूसरे लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होता है वो होता है इस कमेटी में, और तीसरे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये 3 मेंबर्स कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? तो ये मैंने बता ही दिया, आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा इज? लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं? 79 सीट्स। 79 सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी सीट रिजर्व हैं, और SC और ST के लिए लोकसभा में जो सीट रिजर्व हैं कौन से आर्टिकल के तहत की गई हैं? आर्टिकल 330। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री? इलेक्टोरल सिस्टम के लिए कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 324 से 329। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के लिए इलेक्शन कितने टाइम में होते हैं? तो हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारे यहाँ पर। लास्ट टाइम 2019 में हुए थे, अभी इस साल हो रहे हैं 2024 में।
अब पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से गलत है। पहली स्टेटमेंट है फॉर क्वालिफाइंग टू द लोकसभा अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल या उससे ज़्यादा की उम्र चाहिए होती है। अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम। फिर तीसरी है अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम अ जनरल सीट ऑल्सो एंड नॉट जस्ट विद द रिजर्व सीट। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। मतलब जैसे रिजर्वेशन वाला सिस्टम क्या होता है, एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आप समझ सकते हैं ना। एग्ज़ाम में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास SC या ST का नहीं है सर्टिफिकेट, या फिर आप उसको नहीं लगाना चाहते, जनरल से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह यहाँ भी है कि जनरल सीट से अगर रिजर्व कैटेगरी का कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ना चाहे तो वो लड़ सकता है। इफ़ अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस वोट्स अगेंस्ट द डायरेक्शंस गिवन बाय हिज पार्टी ही कैन बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालीफाइड। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है व्हिप। व्हिप जारी की जाती है पार्टी के द्वारा कि सभी को वोट करना है। मतलब व्हिप किसी रीज़न से जारी की जाती है, जैसे कुछ चल रहा है, किसी चीज़ पर वोटिंग चल रही है तो पार्टी जारी करती है कि सबको हाँ में बोलना है या फिर ना में बोलना है, या फिर सबको प्रेजेंट होना है वहाँ पर। इस तरह से व्हिप जारी की जाती है। अगर पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं करके खिलाफ कुछ करता है ऐसे में तो डिस्क्वालीफाई उसको किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमने जो सेकंड स्टेटमेंट देखी थी, सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, अ पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एट द सेम टाइम पर दोनों सदन का मेंबर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, एक सदन की मेंबरशिप उसको छोड़नी होगी। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड ड्यूरेशन बिटवीन द लास्ट सेशन ऑफ द डिसॉल्व लोकसभा एंड द रिकॉलिंग ऑफ द लोकसभा। मतलब लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो कितने टाइम के अंदर दोबारा से उसको गठित करना इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का टाइम होता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन द जनरल इलेक्शन बाय एरिया। एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक, दिल्ली की। फिर अगला क्वेश्चन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP पार्ट 4 के अंदर संविधान में मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन कौन से दिए हुए हैं? फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम of the country to prevent concentration of wealth and means of production, to ensure decent standard of living and facilities of leisure for all workers, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife। तो ये तीन जो हैं ये DPSP का पार्ट हैं। नंबर 1 DPSP का पार्ट नहीं है, फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। इस तरह का कोई DPSP में मेंशन नहीं किया गया प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। Which group of the following articles of Indian Constitution contains directive principles of state policy? कौन सा है? आर्टिकल 36 से 51 इसमें DPSP मेंशन किए गए हैं पार्ट 4 के अंदर। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 कौन सा है? वही आर्टिकल है जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था। और वो कौन सा आर्टिकल है? 21A में क्या बोला गया है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये 45 से ही लिया गया था। 45 में क्या मेंशन कर दिया गया है? 6 साल तक के बच्चों के लिए, 6 साल या उससे कम बच्चों के लिए जो इम्पॉर्टेंट शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा होती है उसको अरेंज करना, ये 45 में है। फिर आर्टिकल 39 में क्या है? 39 में ना 39A ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 39A में फ्री लीगल एड की बात की गई है। ठीक है। फिर 44 तो है ही यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC के बारे में, और आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायत के बारे में है। इसी आर्टिकल को आधार बनाकर 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए थे संविधान में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। ये था मद्रास वर्सेस चंपकम दुराई राजन मामला। ये केस कब का है? 1951 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कभी टकराव होता है दोनों में, फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, तो DPSP फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर माने जाएंगे। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस आता है गोलकनाथ केस 1967 का। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनका ईयर अच्छे से याद रखिएगा। गोलकनाथ केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरह से इसी चीज़ को रिपीट किया था कि अगर ऐसा कभी आता है कि किसी DPSP को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में चेंज करना ज़रूरी है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है।
1973 का। और केशवानंद भारती केस के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, 1973 का ये केस है और अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस बेंच केशवानंद भारती केस में ही थी। दूसरी सबसे बड़ी बेंच गोलकनाथ केस की थी जिसमें 11 जजेस बेंच थी। तो ये दोनों फैक्ट भी याद रखिएगा। फिर हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट पर थे। केशवानंद भारती केस में तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही आ गया था। और फिर मिनर्वा मिल्स केस जो है ये 1980 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों ही एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो अभी ये स्थिति है फ़िलहाल में कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है समान रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंटली देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन में हमने पहले ही बात कर ली, 3 मेंबर्स हैं करंटली। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमीशन, ये भी हमने पहले ही बात कर ली है, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक जो भी पहले हो जाए वो होता है टेन्योर चीफ इलेक्शन कमीशन का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट्स एज अ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है वो कार्यभार उसका निभाता है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर ऑफ इलेक्शन कमीशन, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये चीज़ें हम देख ही चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन यूनियन स्टेट रिलेशंस इन 1983, सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था सरकार के द्वारा सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को दोबारा से डिफाइन करने के लिए 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेवीड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। ये है स्टैम्प ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटीज़ ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट मटेरियल्स। ये दोनों ही टैक्सेस ऐसे हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसे कलेक्ट करती है और अप्रोप्रिएट करती है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन से टैक्स हैं जो इम्पोज और कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये हैं स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स और लैंड रेवेन्यू। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट टैक्स लगाती है लेकिन यूनियन और स्टेट दोनों के बीच में इनको बांटा जाता है। ये है इनकम टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट ड्यूटी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट्स इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट। स्टेट्स को जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट्स दिए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, ये आर्टिकल 275। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है आर्टिकल 66। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता कौन है, इलेक्शन करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन करता कौन है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। वहीं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटीज़ में जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हैं दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा दोनों के इलेक्शन में। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट अपने उनके ऑफिस से हटा सकती है, लेकिन इनको हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है वो राज्यसभा में ही पहले लाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं भारत के वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, है ना। तो इन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा की भी सहमति उसमें ज़रूरी है, तो इसलिए पार्लियामेंट आंसर होगा। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ एज फॉलोज। कितना टर्म होता है इनके ऑफिस का, 5 साल होता है। वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये मैं बता चुकी हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए है आर्टिकल 75। 74 में बोला गया है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 75 इनके अपॉइंटमेंट से डील करता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 78, ये पूछा जाता है। तो ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर 78 में दी गई हैं, और प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या है कि जो भी वो फैसले ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देना, राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना उनकी ड्यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजंस ऑफ द
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अंडर आर्टिकल 78, ये मैंने अभी बिल्कुल बताया। प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है 78 के तहत कि वो जो भी डिसीजन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के वो सारे प्रेसिडेंट को बताएं। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? 15% मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये 15% की कैप कब लगाई गई है? ये 91st अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। इसके तहत ये 15% वाला ये लिमिट लगाई गई है। इससे पहले लिमिट नहीं थी, तो इसलिए बेकार की मिनिस्ट्रीज़, फालतू की छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज़ बना के सबको मिनिस्टर बना देते थे। तो वो सिचुएशन को हटाने के लिए ही 91st अमेंडमेंट लाया गया और ये 15% का ये लिमिट सेट किया गया कि लोकसभा मेंबर्स की 15% ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 34 जजेस हैं। Who among the following appoints the Chief Justice and other judges of the Supreme Court? तो ये हैं प्रेसिडेंट जो कि अपॉइंट करते हैं CJI और अदर जजेस को। Which of the following are the powers of Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट की पावर कौन सी है? Original and appellate jurisdiction, appointment of ad hoc judges और जुडिशियल रिव्यू, ये सारी ही पावर सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड हैं। Which article of the Constitution of India provides the composition and jurisdiction of Supreme Court of India? ये आर्टिकल 124 याद रखिएगा अच्छे से। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन या NJAC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। NJAC में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अच्छा, NJAC, अब ये NJAC वाला और कोलिजियम सिस्टम वाला इशू मैं कई बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ दूसरी पॉलिटी की वीडियोस में, तो आप अगर वो देखे होंगे तो आपने वो सुना होगा। अदरवाइज़ हम फिर कभी इसको डिस्कस कर लेंगे, बताइएगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ एनी वन बॉर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950। एनी वन बॉर्न बिफोर July 1st 1987 is Indian citizen by birth irrespective of his parents' nationality। तो ये दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं सिटीजनशिप को लेकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट UK से लिया है हमने। USA में डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट NRC। NRC के बारे में क्या ठीक है? इट इज़ रजिस्टर प्रिपेयर्ड after the census of 1951. It holds the data of each village household and was published in 1951. NRC along with the electoral roll of 1971 is called legacy data। तो ये सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं NRC के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी गेव द आइडिया ऑफ जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप। ये आइडिया मोतीलाल नेहरू कमेटी के द्वारा दिया गया था। अब देखिए, 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जस्ट सोली, एक तो ये जो यहाँ मेंशन किया गया है, एक होता है जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सोलिस का मतलब है बर्थ राइट सिटीजनशिप, कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर किसी देश में हुआ है तो उसे सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाएगी। जस्ट सैंग्विनिस थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो पेरेंट्स की सिटीजनशिप पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो जस्ट सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप का आइडिया दिया था मोतीलाल नेहरू कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड। तो यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप को इंक्लूड किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन एज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिटीजन को किस तरह से डिफाइन करता है? तो याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये आर्टिकल है आर्टिकल 6। पाकिस्तान से इंडिया आने वाले व्यक्ति के लिए किस तरह से प्रोविजंस होंगे, ये आर्टिकल 6 बताता है। इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन, इन सभी तरीक़ों से एक्वायर की जा सकती है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? ये 2019 में पास किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये बिल्कुल ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू persecuted religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who are mainly Muslims। तो यहाँ मुस्लिम्स नहीं हैं, इन तीनों कंट्रीज़ में मुस्लिम्स के अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई है, तो इसलिए ओनली 1 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज़ वेस्टेड इन विच ऑफ द बिलो। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट के अंडर आती है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द
पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर से संबंधित है आर्टिकल 72। 5 तरह की पार्डनिंग पावर है प्रेसिडेंट के पास, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट द्वारा राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के टेन्योर से डील करता है आर्टिकल 56। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये मैं बता ही चुकी हूँ, 61 है। द प्रेशर ग्रुप्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी यूनिवर्सल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और प्रेशर ग्रुप्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इन्हें पावर में नहीं आना होता है, सिर्फ प्रेशर डालना होता है गवर्नमेंट पर, ये इनकी खासियत होती है। प्रेशर ग्रुप ट्राइज टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, सभी पर प्रेशर डालते हैं ये, ठीक है, कोई एक टारगेट नहीं होता इनका। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेड यूनियन, कास्ट ग्रुप, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को प्रेशर ग्रुप्स के तौर पर देखा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप, कौन सा फीचर नहीं होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक्टिवली जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ये अलग से बाहर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इट्स मेंबरशिप इज़ लार्ज, इट्स मेंबर्स कैन जॉइन एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि 3-4 ग्रुप्स में ही शामिल हो सकते हैं या एक ही ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जितने चाहे उतने ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं मेंबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड यूज्ड बाय प्रेशर ग्रुप फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा मेथड यूज़ नहीं करते हैं ये लोग, सी आंसर होगा इट क्लियरली अलाइंस विद द पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन ये जल्दी से नहीं होते हैं। इसके अलावा बाकी ठीक हैं। इट फाइनेंसेस पॉलिटिकल पार्टीज, ये करते हैं। इट ऑर्गेनाइजेस डेमोन्स्ट्रेशंस, इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, ये 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड, ये 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2008 में। फिर है पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2011 में। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट हुआ 2006 में। बस इनका देख लीजिए एक बार डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, तो हमारी जो प्रियम्बल है वो भारत को एक सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में डिक्लेयर करती है। द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, इसको ब्रिटेन से लिया गया है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर स्टेट की होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का मुखिया होता है, लेकिन रियल पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक ही बार प्रियम्बल में अभी तक अमेंडमेंट किया गया है 42वें संविधान संशोधन के जरिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस और केस। बेरूबड़ी यूनियन केस 1960 का जो था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यह है आर्टिकल 79, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा एंड द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, ये है आर्टिकल 80, राज्यसभा के कंपोजिशन और इसके मेंबर्स के इलेक्शन के मैनर की बात करता है आर्टिकल 80। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राज्यसभा के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा चुना जाता है। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये होते हैं 238 मेंबर्स जिन्हें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट किया जाता है, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। 12 मेंबर्स राज्यसभा में नॉमिनेटेड होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो इस तरह टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा कितने हैं, 250। फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी, इनमें से स्टैंडिंग कमिटी कौन सी नहीं है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी। बाकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये सारी स्टैंडिंग कमेटी हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच अमंग देम इज और आर नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है। स्टैंडिंग कमिटीज़ आर द परमानेंट कमिटीज़ दैट आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एडहॉक कमिटीज़ आर टेम्पररी कमिटीज़ दैट आर डिसॉल्व व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। दोनों की चीज़ें याद रखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है, एडहॉक कमेटी टेम्पररी होती है। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस इज एन एडहॉक कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द कमेटी वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1919, इट्स मेन फंक्शन इज टू ऑडिट द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ कैग, it consists 15 Lok Sabha members and 7 Rajya Sabha members. The term of the Office of Public Accounts Committee is 1 year. तो ये सारी ही स्टेटमेंट जो है ये सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सारी चीज़ें इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट एस्टिमेट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी के बारे में कौन सी सही नहीं है स्टेटमेंट। द फर्स्ट एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा was first set up in 1950. Estimate committee has a right to question on Estimates committee has a right to question the policies approved by the parliament. It consists of members that are both from Lok Sabha and Rajya Sabha. Chairman of estimates committee is always from the opposition party. तो देखिए ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये गलत हैं, आंसर इसका डी होगा। पार्लियामेंट जिन पॉलिसीज़ को अप्रूव करती है, किसी भी कमिटीज़ के पास पावर नहीं है कि उन्हें क्वेश्चन करें, वो सिर्फ बता सकते हैं कि ये जो पॉलिसी है इससे कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक जा रही है या नहीं जा रही, जैसा एस्टीमेट लगाया गया था उसी तरह से जा रही है, वो सिर्फ ये चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करने की पावर इनके पास नहीं है। सबसे बड़ी कमेटी है एस्टीमेट्स कमेटी, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स नहीं होते, सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं 30, ठीक है। बाकी मोस्टली कमेटीज़ में है कि लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 ऐसे मेंबर्स होते हैं, पर एस्टीमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स और केवल लोकसभा के हैं। और ये भी गलत है, हमेशा अपोजिशन पार्टी से ही चेयरमैन हो, ये ज़रूरी नहीं है। Consider the following statements about the Committee on Government Assurance. Which of the following is or are not true? तो आंसर पहले दिख रहा है, डी करेक्ट नहीं है, बाकी करेक्ट कौन से हैं। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953. Its main function is to examine the assurances and undertakings given by the ministers on the floor of the House and report back on the status of these assurance and promises. लोकसभा में 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के 10 मेंबर्स नहीं हैं, 7 मेंबर्स हैं। और यहाँ पर 100 क्वेश्चन तो हमारे पूरे हो गए हैं, तो आगे यहाँ से हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।